नमस्कार साथियों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल परमार और आज हमारी ये कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है। ठीक है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ये हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें भी आज हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 4। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? मालवा का पठार डिस्कस किया है हमने, उसके बाद मध्य भारत का पठार डिस्कस किया है। तो चलो बताओ आज क्या डिस्कस करेंगे। वही क्रम याद होना चाहिए आपको। आज की आएगा हमारा बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, उससे पहले आप एक वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। कब आया था ये? कभी नहीं आया है। कब आएगा? भविष्य में। ठीक है, पेपर तो आप पता ही होना चाहिए, GS 1 खंड बा यूनिट 3। बुंदेलखंड पठार की भौगोलिक स्थिति का विवरण करें, है ना, या एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बुंदेलखंड हाईलैंड। 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 11 नंबर में भी आ सकता है। तो आप बोलोगे सर इससे पहले तो आप 15 नंबर वाले बता रहे थे। तो ये जो MPPSC का 2020 का जो सिलेबस है ना, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पैटर्न ऐसा है क्वेश्चन का, 3 नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे और 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 11 नंबर में कितने वर्ड में लिखना है आपको? 200 शब्दों में। ठीक है, आप लिखने का प्रयास करना घर पे। इसको पूरा लेक्चर आज आप देख लो, उसके बाद बैठना 10 मिनट में या 15 मिनट टाइम लेना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है, लेकिन आज आप टाइम लीजिए और इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। चलिए, कहानी अभी तक की ये है कि भाई मध्य उच्च प्रदेश हम पढ़ रहे थे और उसमें मालवा का पठार पढ़ लिया था, मध्य भारत का पढ़ लिया था। आज हम बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे। तो बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है? ये देखिए आप, ये आपका बुंदेलखंड का पठार रहा, ये वाला। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया बुंदेलखंड का पठार है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है बेटा? 7.7%। जिले की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर कौन सा जिला आना चाहिए? भिंड सर आएगा, यहाँ पर दतिया आएगा, पता है मुझे। यहाँ पर ग्वालियर आएगा, थोड़ा सा शिवपुरी, थोड़ा सा हल्का सा पार्ट अशोकनगर का, इधर सागर है, इधर क्या है? यहाँ पर निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है और थोड़ा सा पन्ना भी आएगा। तो इस प्रकार से ये इसका पूरा विस्तार है, भौगोलिक विस्तार इस पठार का। क्या नाम है पठार का? बुंदेलखंड का पठार। याद रखना, माइंड में पूरी लोकेशन फिट कर लो। मालवा का पठार कहाँ पर है? यहाँ पर है। मध्य भारत का यहाँ पर है। तो बुंदेलखंड का कहाँ पर है? ये रहा। ठीक, ये तीनों पठार को आपको माइंड में अच्छे से फिट होना चाहिए। कहीं पर आप पूछे ना तो यही वाला मैप माइंड में फिट होना चाहिए। अगर मैं इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो ये 24 डिग्री 6 मिनट से लेके, मतलब कुल मिला के यहाँ से लेके तो यहाँ तक फैला हुआ है। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया इसका। ठीक, 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट तक उत्तरी अक्षांश से लेकर 77 डिग्री 51 मिनट 80 डिग्री 20 मिनट। बोलो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ से लेके इतना इसका देशांतरी विस्तार हो गया। ये वाला क्षेत्रफल तो पता है इस पठार का, आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये वाली लाइन समझ में नहीं आई? एक बार और देखो आप। अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है ये यहाँ से स्टार्ट। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती है, और यहाँ तक, यानी कि 24 डिग्री से 26 डिग्री ये हो गया आपका। देशांतरी विस्तार का मतलब यहाँ से लेके तो ये लास्ट पॉइंट कौन सा उसका? यहाँ पर 80 डिग्री वाला। ठीक, तो इसी बीच में फैला है ये पूरा का पूरा पठार। ये आधा भाग इसका यूपी में भी, याद रखना है ना, हमारे पास भी और यूपी वालों के पास भी है। तो इसको बोलते हैं अक्षांशीय और देशांतरी, इनकी लोकेशन क्या है। ठीक, क्षेत्रफल आपको पता है कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? 7.70। जिले आपने देख चुके हैं, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर का कुछ भाग था, हमने देखा था। शिवपुरी था, ग्वालियर था। ये शिवपुरी ग्वालियर है ना, छोटे छोटे भाग हैं इनके, पूरे नहीं है ये। दतिया का डबरा और भांडेर तहसील, भिंड की लाहार तहसील याद मत रखना, है ना, नहीं तो आप सोचो कि पूरा रटने बैठ जाए एक चीज़। बस माइंड में जिले याद रखना कि कौन कौन से जिले तक ये फैला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ औसत वर्षा की, तो वो होती है 75 से 103 सेंटीमीटर के बीच में। और तापमान की बात करूँ तो मैं 40 से 42 डिग्री गर्मियों में पहुँच जाता है। और ये तो एवरेज तापमान है ना, सॉरी एवरेज नहीं, मैक्सिमम 42, लेकिन आजकल तो 45 डिग्री तक भी मैक्सिमम पहुँच रहा है इस क्षेत्र का। ठीक, अगर औसत तापमान ठंड की बात की जाए तो 10 डिग्री रहता है। बाकी ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जब भी क्या है कि हमको इसको भी मेंशन करना पड़ता है। जब 11 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, 200 शब्दों में कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन पूछेगा तो सब मेंशन करना पड़ेगा ना, जलवायु, तापमान, ये सारी चीज़ें हमको लिखनी पड़ती है। समझो आप इस चीज़ को। चलिए, वनडे एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं। बताइए इस क्षेत्र का तापमान कितना है, औसत तापमान क्या है, ये उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं वनडे एग्जाम की, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा आपसे। चलिए, तो जिले आपने देख चुके थे आप, यहाँ के भिंड ये देख लेता आपने, दतिया देख लेता, तो भांडेर और डबरा तहसील देख ली थी इधर वाली, ग्वालियर का थोड़ा सा पार्ट देखा था आपने, शिवपुरी देखा था, इधर से सागर टीकमगढ़ होते निवाड़ी गए थे आप, छतरपुर और थोड़ा सा पन्ना लिया था आपने। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका
सॉरी, ये पूरा का पूरा क्या है, ये बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, अगर मालवा का पठार पूछो तो कहाँ है बताइए, ये रहा इधर वाला मालवा का। और मध्य भारत का पठार ये हो गया मध्य भारत का। ठीक, तो ये तीन हमने तीसरा आज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, लोकेशन तो आप बता सकते हो ना इसकी लोकेशन अगर आपको बताना हो तो कैसे बताओगे आप कि सर इसके इधर, मतलब इसके इधर बोले तो पश्चिम की तरफ मध्य भारत का पठार है, इधर मतलब दक्षिण पश्चिम की तरफ कौन सा है, मालवा का पठार है, दक्षिण की तरफ रीवा पन्ना का पठार है, और उत्तर की ओर क्या है इसके इधर तो यमुना नदी पता होना चाहिए आपको, इधर कहीं से आती है, कहाँ से आती है, कहाँ पर जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये यमुना का मैदान है। तो इस प्रकार से हमें क्या इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एक तो अक्षांश देशांतर के हिसाब से बता दो, और एक उसके आसपास कौन कौन से पठार या पर्वत कुछ स्थित है या नहीं है ये बता दो आप। तो उत्तर में यमुना का मैदान है और दक्षिण पूर्व में पन्ना का पठार है, और पन्ना में भी अजयगढ़ तहसील है वहाँ पर, और अजयगढ़ की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम इनका। अजयगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है किसके दक्षिण में, ये बुंदेलखंड के पठार के। ठीक है, बुंदेलखंड का जो पठार है समतल प्राय मैदान है, यानी कि पेनी प्लेन है, पेनी प्लेन का उदाहरण माने जाते हैं, और इस बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी मिलती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है, उन्हें टोर कहा जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि समतल प्राय मैदान होते क्या है। देखो, ये एक पहाड़ी है इस प्रकार की, एक नदी इस पर बह रही है ना। अब देखो, बुंदेलखंड की नदियाँ क्या है, बहुत तीव्र ढाल पर बहती है, और इनमें अपर्दन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि सिंपल सी बात है, नदी के द्वारा क्या कटाव होता कि नहीं होता है भाई। नदी जब एक ढाल पर बहेगी तो वो भूमि को काटती है, याद रखना, अपर्दन बोलते हैं जिसे हम, है ना। अपर्दन में क्या होता है, पानी आता है, पानी के साथ आसपास के ढलान भी कटता जाता ना ये वाला, तो ऐसा ही हुआ है। इस यहाँ का ढलान क्या तीव्र होता है, तो समतल प्राय मैदान उस मैदान को कहा जाता है जिसमें नदियों ने बहुत पहले से, है ना, ये 1-2-4 साल की घटना नहीं होती है, 1000 साल 2000 साल की ऐसी घटनाएं होती है ये, जिनमें क्या हुआ, इन नदियों ने यहाँ की भूमि को बराबर समतल कर दिया है। इसको समतल प्राय मैदान कहा जाता है। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो आप समतल प्राय मैदान के बाद में लिख सकते हो कि नदियों के अपर्दन के द्वारा मैदानी भाग में परिवर्तित भूमि को समतल प्राय मैदान कहा जाता है। अब इस समतल प्राय जो मैदान है बुंदेलखंड का, इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी मिलती है आपको बीच में, तो उनको क्या कहा जाता है, टोर कहा जाता है। याद रखना, ये ऐसी चीज़ याद रखना आप, टोर मतलब याद रखना। जिस प्रकार इस बार एमपी में पूछा गया था, एमपी पीएससी में, कि करेवा क्या है, ये आप लोग कहाँ पर मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में करेवा। तो इस प्रकार का कभी पूछ सकता है वो कि टोर के मैदान या टोर की जो पहाड़ियाँ हैं, टोर हैं, वो कहाँ पर मिलेगी आपको। 4 ऑप्शन दे दिया, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, और आपको दे दिया उसने मध्य भारत का पठार। तो इस प्रकार से टोर क्या होता है ये भी याद होना चाहिए, कहाँ पर मिलते हैं ये भी याद होना चाहिए। ये वाली लाइन हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यहाँ का ऊपर उठा हुआ है ये पूरा का पूरा पठार, और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो तीव्र गति से बहती है, और उसमें कटाव की पर्याप्त क्षमता होती है। तो ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड का पठार था। ये वाली लाइन देखिए आप, अगली वाली, इसका ढाल क्या है, उत्तर की ओर है, क्योंकि मध्य प्रदेश का पूरा ढाल ही उत्तर की ओर है। और ये जो बुंदेलखंड की जो चट्टान है ना, वो बनी है आपकी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। कौन कौन सी 2 चट्टान याद रखना बेटा, कौन सी, आग्नेय और कायांतरित चट्टान। वैसे ये बताइए मेरे को आप कि चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपने पढ़ा होगा आग्नेय चट्टान, 1 मिनट क्या हो रहा है ये, हाँ, एक होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी कौन सी होती है, अवसादी चट्टान, और तीसरी कौन सी होती है, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। तो देखो, इसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, इसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, और इसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मेनली हमने 3 चट्टानें होती है। फिर इनका जो अलग अलग भाग होते हैं वो होते हैं, जैसे ग्रेनाइट का होता है, नीस होता है, कायांतरित में आपको संगमरमर मिलेगा। तो ये इनके अलग वाले भाग होते हैं जिसको हम बहुत ही शानदार तरीके से बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन वर्तमान में तो हम लेक्चर का भटकाव से बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई बुंदेलखंड की जो पठार की जो चट्टानें हैं वो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है बुंदेलखंड का पठार। और इसमें आपको कौन कौन सी चट्टान मिलेगी, ग्रेनाइट मिलेगी, सेल तथा नीस के निक्षेप मिलेंगे आपको। अब निक्षेप क्या होता है, देखो निक्षेप का मतलब होता है डिपॉजिट। क्या होता है, निक्षेप कहीं से भी हो सकता है। देखो हवा के द्वारा भी अपर्दन होता है। मतलब हवा क्या रहती है, हवा बहुत अच्छे बड़े लेवल पर हवा चलेगी तो क्या करेगी, वो किसी मैदानी भाग से मिट्टी उठाएगी या पहाड़ी भाग से मिट्टी उठाएगी। अब कहीं तो डिपॉजिट करेगी ना उसको
हवा में जो कण घूमते कहीं तो आएंगे पृथ्वी के ऊपर, तो एक प्रकार से ये निक्षेप हो जाएंगे। नदियाँ अपने साथ क्या बहुत सारे कंकड़ मिट्टी वगैरह पता नहीं क्या क्या भाग के लाती है, तो कहीं ना कहीं तो उसको डिपॉजिट करेगी नदियाँ, अपने साथ भी ले जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत डिपॉजिट करती रहती है, तो इनको हम निक्षेप बोलते हैं, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, ग्रेनाइट, सेल और नीस के निक्षेप मिलेंगे। अब भाई आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, है ना, कि भारत में जो चट्टानों का क्रम है, भारत में चट्टानों का क्रम क्या है बताइए, जो पहले दिन से जुड़े हो बता देंगे मेरे को। एडी, केवी, जीडी, मतलब चट्टानें कैसी बनी भारत की, तो ये उसका पूरा का क्रम है। इसको बोले तो क्या, आर्कियन की क्रम की चट्टान, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और ये दक्कन ट्रेप, ठीक है। तो ये क्रम है चट्टानों का बनने का भारत में। तो उसमें सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी थी, आर्कियन क्रम की चट्टान। याद रखना, भारत में जो चट्टानों का बनने का क्रम है उसमें सबसे पुरानी चट्टान कौन सी मानी जाती है, आर्कियन क्रम की चट्टान मानी जाती है। और आर्कियन क्रम की चट्टान में भी बुंदेलखंड का जो नीस है, यानी कि बुंदेलखंड की जो चट्टानें हैं वो सबसे प्राचीन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बुंदेलखंड का नीस जो है सबसे प्राचीन प्राथमिक चट्टान है, याद रखना इसको। एक बार और बोलता हूँ आपको मैं, हाँ, तो भारत में जो चट्टानों से बना है पूरा का पूरा भारत, तो जो क्रम है वो एडी, केवी, जीडी है ना। तो उसमें सबसे पुरानी चट्टान जो है वो हमारी कौन सी है, आर्कियन क्रम की चट्टान। और आर्कियन क्रम की चट्टानों में भी बुंदेलखंड का जो नीस है या बुंदेलखंड की जो चट्टानें हैं जो बनी हुई हैं, ठीक है, वो सबसे प्राचीन है। याद रखना बस। अब तो समझ में आ गया ना, हाँ, बहुत शानदार। चलिए आगे देखते हैं हम, ये क्या हो चुका है यहाँ पर, इसको हटाया जाए सबसे पहले तो, ओह सॉरी, ओके। तो यहाँ पर इस बुंदेलखंड के पठार में जो सिद्ध बाबा की चोटी, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसका, 1172 मीटर, मतलब 1172 मीटर ऊंची एक चोटी पाई जाती है, सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगी, बुंदेलखंड के पठार में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। याद रखना, काली और लाल, इन दोनों मिट्टी से मिलकर एक मिट्टी बनती है, कौन सी, बलुई दोमट मिट्टी। याद रखना, बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, मिश्रण काली मिट्टी और लाल मिट्टी। प्रमुख फसल की बात करूं अगर मैं, तो गेहूं और ज्वार यहाँ की प्रमुख फसल है। और यहाँ पर दो नदियाँ प्रमुखता से बहती है, एक केन, तो आप बताइए केन कहाँ से निकलती है, तो केन नदी निकलती है आपकी कटनी में, और कुछ बुक वाले उसको निकालते हैं कहाँ से, जबलपुर से, ठीक है। तो अपनों का आंसर क्या रखना है, कटनी में, कटनी अपना फाइनल आंसर होना चाहिए। दूसरी एक नदी थी बेतवा, बेतवा के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मालवा के पठार पढ़ाया था उस टाइम पे भी। तो बेतवा कहाँ से निकलती है, तो बेतवा निकलती है आपके पास रायसेन, है ना, विदिशा के पास रायसेन है, वहाँ का क्या है, कौन सा गाँव, कुमरा गाँव, कुमरा गाँव से क्या निकलती है आपकी, बेतवा मिलती है। तो सरकार ने जब नदी, जो अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था कि भारत की सारी नदियों को जोड़ दिया जाए, इससे क्या होगा कि देखो, इन नदियों को जोड़ने से फ़ायदा ये रहता है कि किसी नदी में पानी ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी रहती है जो 12 महीने के लिए बहती है। तो हम क्या करेंगे, जब इन नदियों को जोड़ देंगे तो सारी नदियाँ क्या होगी, सारी नदियों में पर्याप्त पानी रहेगा, और नहरों के माध्यम से हमारे किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं। या मतलब समझ सकते हो ना आप, जब आपके इधर भी कोई नदी होगी लेकिन उसमें अभी पानी होगा वर्तमान में, नवंबर दिसंबर तक पानी रहेगा, लेकिन जनवरी के बाद में या फिर मार्च अप्रैल में पानी नहीं रहता आपकी नदी में। लेकिन अगर आपकी नदी जो आपके पास से गुजरी कोई सी, अगर उस पर मैंने जोड़ के जुगाड़ तुगाड़ से गंगा का पानी, क्योंकि आपको पता है गंगा नदी बहती रहती है हमेशा, नर्मदा बहुत नदी, नर्मदा में पानी रहता है, अगर उस नदी का पानी मैंने आपकी नदी में डाल दिया लाके, तो क्या हुआ, आपके यहाँ की जो नदी है वो तो क्या रहेगी, 12 महीने पानी रहेगा उसमें। तो आपको आपके इधर का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, आपके इधर के जो किसान हैं वो नहरों से सिंचाई करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। तो यही सपना था कि इनका, अटल बिहारी वाजपेयी का। तो भारत की जो पहली नदी जोड़ो परियोजना थी वो कौन सी थी, केन प्लस बेतवा। अब देखो वर्तमान में भी हुआ है, वर्तमान में अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो इससे पहले हमने क्या एक नदी देखी थी हमने, छिपरा नदी कहाँ से निकलती थी भैया, याद करो, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा बोलने में, काकरी बारडी, है ना, इंदौर से निकलती है। और छिपरा के तट पर कौन सा शहर बसा है जो फेमस है, उज्जैन। तो हमने क्या किया था थोड़े दिन पहले, मतलब 3-4 साल पहले, इस छिपरा नदी में हमने, याद रखना, इस छिपरा नदी में हमने क्या किया, इस कौन सी नदी,
नर्मदा नदी, इसका पानी हमने ला के रख दिया था वहाँ पर। यानी कि उसमें पानी की कमी नहीं है छिप्रा में। जब भी कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, नहरों के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से हम नर्मदा का पानी इस छिप्रा नदी में लाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी, है ना, जब वो चले गए थे, हम जाते जाते उन्होंने घोषणा की थी, 2018 की बात बता रहा हूँ मैं, कि हम क्या करेंगे, पार्वती नदी को जोड़ेंगे किससे, नर्मदा से। अब ये काम चल रहा है वर्तमान में। अगर कोई होंगे मालवा वाले तो समझ रहे होंगे, ये काम चल रहा है। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है ये बताओ आप तो पहले। पार्वती नदी निकलती है आष्टा से, है ना। आष्टा के पास कौन सा डैम, याद रखना, डैम भी रामपुरा डैम, तो वहाँ से पार्वती नदी निकलती है। ठीक, अब इस पार्वती नदी में जब नर्मदा का पानी आ जाएगा, देखो पार्वती नदी का कोई सोर्स नहीं है पानी का, सिर्फ क्या रहता है, जब इसका सोर्स यही है कि आसपास का जो बेसिन से या अपवा क्षेत्र से पानी आता है वो इसमें रहता है। इसमें टेम्परेरी पानी रहता है, मतलब आपका फरवरी या मार्च तक पानी रहता है, अप्रैल मई जून के समथिंग पानी खत्म हो जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर इसमें नर्मदा नदी का पानी आ जाएगा तो क्या होगा, ये एक सदाबहार नदी बन जाएगी, मतलब इसमें पानी कंटिन्यूसली बहता रहेगा। तो इससे कितना फायदा होगा, देखो आप सीहोर, राजगढ़, गुना, इधर के लोगों को कितना फायदा मिलेगा आपको, देखो पूरी पूरी नदी पानी पानी हो जाएगा। तो ये हमारी नदी जोड़ो परियोजना होती है। ठीक, तो भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी, अरे कौन सी थी, केन बेतवा। तो केन भी हमारे पास है और बेतवा भी हमारे पास है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधी क्या होता है हमें पता होना चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में पूरी इसको, लोकेशन को। देखिए एक होता है अक्षांशीय लोकेशन, है ना, लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड को काम क्या होता है, लेटीट्यूड का काम यही है कि हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि किस भाग में कौन सा मौसम होगा या किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो इस लेटीट्यूड के आधार पर ही हमने क्या है, उष्णकटिबंधीय, मतलब थोड़ा गर्मी वाला माहौल रहेगा वहाँ पर। फिर हम जाएंगे थोड़ा सा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जो कि शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय के बीच में रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा। फिर हम जाएंगे शीतोष्णकटिबंधीय, मतलब ध्रुवों की तरफ जाएंगे हम लोग, तो इधर क्या होगा, ज़्यादा ठंडा माहौल मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा ना, छोड़ो बाद में डिस्कस करेंगे, जब अच्छे से पढ़ेंगे ना जब भी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये समझिए उष्णकटिबंधीय मतलब थोड़ा गर्मी वाला, ठीक है, क्योंकि हम जो है 23 डिग्री के आसपास रहते हैं, मतलब कर्क रेखा के आसपास रहते हैं हम एमपी वाले। तो अपने पास अधिकतर जो वन पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वन, ऐसे वन जो गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। पतझड़ वन क्या होता है, पतझड़ वन ऐसे होते हैं कि गर्मी के टाइम में इनमें पत्ते गिर जाते हैं और फिर जैसे मानसून स्टार्ट होता है फिर इनमें क्या होते हैं, नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। और ये जो क्षेत्र है ना, वहाँ के क्षेत्र में 14.7% पर वन पाए जाते हैं। ये डेटा बहुत पुराना है एक्चुअली यार, अभी 2019 का अपडेट नहीं किया है, थोड़ा बहुत बड़ा होगा, घटा तो शायद अब आजकल घटता नहीं है, बढ़ता ही है एमपी में। तो ये 2017 वाला डेटा है यहाँ पर, कि जो रिपोर्ट आई थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। 2019 वाली मैंने अपडेट नहीं की, सॉरी फॉर दैट। आप देख लेना 2019 की कितना ये डेटा बड़ा है वैसे ना, एमपी में बड़ा है। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगर उद्योग धंधों की बात करूँ मैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर चंदेरी की क्या है भाई, जरी उद्योग क्या होता है, साड़ी, चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है। कभी भी जाओ ना आप अशोकनगर साइड, ठीक है, अशोकनगर गुना साइड उधर जाओ तो चंदेरी की वहाँ से साड़ी जरूर खरीद के लाना, अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए, ठीक है। चंदेरी की साड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दतिया और टीकमगढ़ में आपको सीमेंट, है ना, सीमेंट मिलेगा और बीड़ी उद्योग भी मिलेगा। अब आप बोलोगे सर मम्मी के लिए तो चंदेरी से हम साड़ी ले आएंगे और पापा के लिए बीड़ी ले आएंगे, कहाँ से दतिया से, ऐसा मत करना है ना। बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है और आपको कोरोना फैल सकता है, याद रखना। और पन्ना का भी थोड़ा सा हिस्सा पाया जाता है, तो आपको पता ही है। तो पन्ना में क्या पाया जाता है, हीरा, ये तो आपको याद होगा बचपन से। चलिए प्रमुख नदियाँ, जो मेन नदियाँ हैं, इसके अलावा तो बहुत सारी नदियाँ बहती हैं यहाँ पर, लेकिन केन कहाँ से निकलती थी, मैं बताया था आपको, कटनी से निकलती है। बेतवा कहाँ से निकलती है, बेतवा निकलती है रायसेन से, ठीक है। धशान कहाँ से निकलती है, रायसेन से। देखो ये जो है ना, ये बेतवा, ये कुमरा गांव से निकलती है और ये बेगमगंज से निकलती है। धशान जो है वो बेगमगंज तहसील है, कहाँ पर, रायसेन में। तो वहाँ से निकलती कौन सी, धशान। और जो धशान नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये है आपकी बेतवा की सहायक नदी। किसकी, बेतवा की। कौन, धशान। तो आपको याद होना चाहिए 3 प्रमुख नदियाँ हैं, केन बेतवा,
तो पता ही है आपको, और दशान भी पता होना चाहिए, ये दोनों राइट से निकलती है। इसके अलावा जिले तो आप हम लोग देख चुके थे। देखिए 1 मिनट में बता दूँ आपको, ये यहाँ से ये आई आपकी कौन सी, बेतवा, और ये गई है आपकी, तो ऐसे मिल जाती है दोनों नदियाँ, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी, धशान कहाँ से निकलती है, रायसेन से, ये भी बेतवा भी रायसेन से निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा ये उल्टी आ गई है ना, ये ऐसी ऐसी आई है यार, हो सकता है गलत हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो ये पूरे डिस्कशन जो आज का हमारा था वो था बुंदेलखंड के पठार का। हमने यहाँ से लेके ऐसे ऐसे ये इस पार्ट को आज थोड़ा सा डिस्कस किया है। आई होप आपको कि लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ यार नोट्स बनाओ अच्छे से, अगर पसंद नहीं आया है तो भी नोट्स बनाओ आपको, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। पूरा एक एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लिया करो, बाकायदा कॉपी में आप क्या करो, पेस्ट कर दो। हमारे पास सुविधा नहीं है अभी वर्तमान में, लेकिन आप हमारे फेसबुक पेज है शिक्षा कोचिंग सीहोर, वहाँ पर जाकर आपने कैसे नोट्स बनाए उसकी आप पिक जरूर सेंड करना, ताकि मुझे ऐसा लगे कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ तो लोग बना, मतलब आप लोग से मतलब है आप स्टूडेंट बना रहे हो यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप जो भी नोट्स बनाओ आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, कहाँ पर, हमारे FB के पेज पर। तो बताइए लेक्चर कैसा लगा आपको, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते तो रहो, ठीक है।